LLB 5वां सेमेस्टर है। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996, आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996। मध्यस्थम करार को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। मध्यस्थम और सुलह में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। मध्यस्थम करार। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 खा मध्यस्थम करार की परिभाषा देते हुए कहती है कि मध्यस्थम करार का अर्थ धारा 7 के अंतर्गत संदर्भित करार है। पुराने निश्चित माध्यम अधिनियम 1940 की धारा 2 का में मध्यस्थम करार की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, अतः नवीनतम अधिनियम की धारा 7 में मध्यस्थम करार की स्पष्ट तथा विस्तृत परिभाषा दी गई है। धारा 7 के अनुसार मध्यस्थम करार के पक्षकारों द्वारा माध्यम के लिए ऐसे सभी या कतिपय विवाद प्रस्तुत करने के लिए करार अभिप्रेत हैं जो परिभाषित विधिक संबंध की बाबत उनके मध्य उद्भूत हुए हों या हो सकते हैं। विधिक संबंध संविदात्मक हो या नहीं। मध्यस्थम करार किसी संविदा के मध्यस्थम खंड के रूप में मध्यस्थम करार किसी संविदा के मध्यस्थम खंड के रूप में या किसी पृथक करार के रूप में हो सकता है। मध्यस्थम करार लिखित होगा। मध्यस्थम करार लिखित होगा यदि वह पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज में पत्रों के आदान प्रदान, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के ऐसे साधनों में है जो करार के अभिलेख की व्यवस्था करते हैं, या दावे तथा प्रतिरक्षा के कथनों के आदान प्रदान में जिनके करार के अस्तित्व का एक पक्षकार द्वारा अभिकथन किया गया है और दूसरे पक्षकार द्वारा इससे इनकार नहीं किया गया है, अंतर्विष्ट है। मध्यस्थम खंड वाले किसी दस्तावेज के प्रति किसी संविदा में निर्देश माध्यम करार का गठन करेगा यदि संविदा लिखित रूप में है और निर्देश ऐसा है जो उस मध्यस्थम खंड को संविदा का भाग मांगता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मध्यस्थम करार मध्यस्थम की आधारशिला है, अतः यदि कोई मध्यस्थम करार के बिना होता है तो अवैध तथा अपरिवर्तनीय है। मध्यस्थम करार के अभाव में मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट प्रभावहीन तथा अपरिवर्तनीय होगा। मध्यस्थम करार की आवश्यक तथ्य। मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 में दी गई परिभाषा पूर्ववर्ती अधिनियम 1940 के अंतर्गत निर्वादों के आधार पर मध्यस्थम करार के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। मध्यस्थम करार लिखित होना चाहिए। मध्यस्थम अधिनियम 1940 की धारा 2 खा तथा वर्तमान मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 यह स्पष्ट करती है कि मध्यस्थम करार लिखित होना चाहिए। इस प्रकार मध्यस्थम प्रक्रिया मौखिक करार द्वारा प्रारंभ नहीं हो सकती, अतः किसी विवाद को मध्यस्थम को संदर्भित करने का मौखिक करार आबद्ध कर नहीं है। मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 उपधारा 3 इस बात पर जोर देती है कि मध्यस्थम करार लिखित होना चाहिए। यदि करार लिखित है परंतु उसका ब्यौरा मौखिक समझौते द्वारा तय किया जाना है तो यह करार वैध तथा आबद्ध कर होगा। करार का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। मध्यस्थम करार का कोई निर्धारित प्रारूप अधिनियम द्वारा निर्धारित नहीं है, अतः मध्यस्थम करार का किसी निश्चित प्रारूप में होना आवश्यक नहीं है। ये किसी भी प्रारूप में हो सकता है। आवश्यक सिर्फ यही है कि जो लिखित करार है उससे यह स्पष्ट होता है कि विवाद के पक्षकार करार में किसी अन्य व्यक्ति को विवाद के निर्णय के लिए संदर्भित करने का आशय रखते थे। किसी संविदा के एक अनुबंध के रूप में भी मध्यस्थम करार को करता है। एक वैध मध्यस्थम करार में वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होने चाहिए। मध्यस्थम करार की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हों, अर्थात वैध मध्यस्थम करार के लिए हो दो सक्षम पक्षकार, उनके मध्य स्वतंत्र सहमति, वैध उद्देश्य तथा विधि द्वारा परिवर्तनीय करार का होना आवश्यक है। यदि मध्यस्थम करार जो संविदा का एक रूप है वैध नहीं है तो उसके अंतर्गत वैध विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता जिनका हल मध्यस्थम करार द्वारा कराया जा सके। भारत संघ बनाम किशोरी लाल गुप्ता नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि करार या संविदा जिसका कि एक खंड मध्यस्थम खंड है शून्य है तो उसके अंतर्गत संचालित मध्यस्थम कार्यवाही शून्य होगी। बिना विद्यमान करार अथवा संविदा के कोई विद्यमान मध्यस्थम करार नहीं हो सकता। मध्यस्थम करार स्पष्ट तथा असंदिग्ध होना चाहिए। मध्यस्थम करार की भाषा स्पष्ट तथा असंदिग्ध होनी चाहिए। पक्षकारों का आशय उनके मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा मध्यस्थम करार द्वारा करने का था। मध्यस्थम करार में मध्यस्थम की विषय वस्तु था। यदि मध्यस्थ करार में नामित किया गया है तो सरकार तो उसका स्पष्ट प्रावधान तथा उसकी स्पष्ट पहचान होनी चाहिए।
मध्यस्थम करार पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित या उसकी लिखित स्वीकृति आवश्यक नहीं। मध्यस्थम करार का लिखित होना आवश्यक है, परंतु उसका किसी प्रारूप में होना तथा पक्षकारों द्वारा उसका हस्ताक्षरित होना आवश्यक नहीं है। मध्यस्थम करार का पक्षकारों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। मध्यस्थम करार की विषय वस्तु कोई भी दीवानी प्रकृति की विषय वस्तु के मध्यस्थम के लिए मध्यस्थम करार किया जा सकता है। शर्त यह है कि उसकी विषय वस्तु ऐसी हो जिसका हल मध्यस्थम प्रक्रिया के अंतर्गत संभव है। मध्यस्थम करार की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो कानून द्वारा वर्जित न हो तथा वह भारत की लोक नीति के प्रतिकूल नहीं है। मसौदा चीनी मिल श्रमिक संघ मोतीनगर फैजाबाद बनाम उत्तर प्रदेश नामक वाद में चीनी मिल के प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के मध्य विवाद लंबित था। पक्षकारों ने मध्यस्थम द्वारा विवाद के निस्तारण के लिए मध्यस्थम करार किया। इसके अंतर्गत मध्यस्थम दो मध्यस्थ द्वारा किया जाना था। दोनों मध्यस्थ विवाद के पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किए माने गए तथा मध्यस्थम करार वैध माना गया। मध्यस्थम करार की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए। मध्यस्थम प्रक्रिया विवाद के हल की सरल प्रक्रिया है। मध्यस्थम करार में पक्षकारों के आशय को सुनिश्चित करने में मध्यस्थम करार की व्याख्या तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं करनी चाहिए। मध्यस्थम करार की व्याख्या करते समय न्यायालय को पक्षकारों की मनोवृत्ति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए तथा मध्यस्थम करार का अर्थान्वयन पक्षकारों की आकांक्षा के अनुरूप करना चाहिए। मध्यस्थम करार तथा संविधान में अंतर। मध्यस्थम करार तथा संविधान में मूलभूत अंतर यह है कि संविधान में पक्षकारों के दायित्व उत्पन्न होते हैं, जबकि मध्यस्थम करार द्वारा उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए एक निकाय का अधिकरण गठित कर दायित्व से संबंधित विवाद का हल किया जाता है। मध्यस्थम करार पक्षकारों के दायित्व से संबंधित विवाद को सुलझाने का यंत्र है, जबकि संविदा दायित्व का स्रोत है। मध्यस्थम करार तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 फेयर एयर इंजीनियर्स बनाम एन के मोदी नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि पक्षकारों के मध्य विवाद की प्रकृति ऐसी है कि जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हल कराया जा सकता है, तो भी मध्यस्थम करार के अंतर्गत मध्यस्थम द्वारा विवाद को तय कराया जा सकता है, क्योंकि उपभोक्ता फोरम विवाद को तय कराने का एक अतिरिक्त माध्यम है। यदि पुराने मध्यस्थम 1940 के अंतर्गत मध्यस्थम करार है तो उस पर नवीन मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 का क्या प्रभाव पड़ेगा। नवीन मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 में अधिनिर्णायक की नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है तथा यह प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थम की नियुक्ति विषम संख्या में होगी, परंतु जहाँ 3 मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं वहाँ विवाद के प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे तथा उनके द्वारा नियुक्त 2 मध्यस्थ एक तीसरा पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत एमएमटीसी ली बनाम स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक वाद का निर्णय मार्ग निर्देशक है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि यदि कोई ऐसा प्रावधान है जो नवीन 1996 के अधिनियम से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता, तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थम करार की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मध्यस्थम तथा सुलह में अंतर। इनमें निम्नलिखित अंतर है। मध्यस्थम और सुलह। मध्यस्थम में पक्षकारों के मध्य पहले से ही मध्यस्थम करार का होना आवश्यक है। इनमें वे अपनी भावी विवादों या मतभेदों के मध्यस्थम को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होते हैं। सुलह की प्रक्रिया पक्षकारों के बीच बिना किसी पूर्व करार के अपनाई जा सकती है। मध्यस्थम के मध्यस्थ पक्षकारों के विवादों या मतभेदों को निपटाने में केवल सहायता ही नहीं करते, बल्कि स्वयं क्रियाशील रहकर मध्यस्थम कार्यवाही का संचालन करते हैं तथा अपना पंचाट निर्णय देते हैं। सुलहकर्ता पक्षकारों को आपसी सहमति से अपने विवाद निपटा लेने में सहायता करता है। मध्यस्थम कार्यवाही को पक्षकारों के द्वारा स्वयं समाप्त नहीं किया जा सकता। सुलह कार्यवाही को पक्षकारों द्वारा अपने दूसरे पक्षकार को सूचित करके लिखित घोषणा द्वारा एक पक्षीय समाप्त किया जा सकता है। मध्यस्थ को अपनी मध्यस्थम कार्यवाही तथा पंचाट विधि के प्रावधानों के अनुसार संचालित करना आवश्यक होता है। सुलहकर्ता अपनी कार्यवाही में विधिक नियमों में बाध्य नहीं होता है। मध्यस्थम में विवाद का हल मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय द्वारा होता है। सुलह में विवाद का समाधान पक्षकारों के उस निष्कर्ष से होता है जो सुलहकर्ता की सहायता से निकाला जाता है। मध्यस्थम कार्यवाही या पंचाट को किसी न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सुलह कार्यवाही का किसी न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थम कार्यवाही में पक्षकारों के बीच गोपनीयता नहीं रहती है। सुलह में पक्षकार सुलहकर्ता से अपेक्षा करता है कि वह मामले में दी गई जानकारी दूसरे पक्ष को न बताए। बंदोबस्त करार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। बंदोबस्त करार। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
सेटलमेंट एग्रीमेंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट। सफल सुलह कार्यवाही का परिणाम बंदोबस्त करार है। सफल सुलह कार्यवाही का परिणाम बंदोबस्त करार है। सफल सुलह कार्यवाही का परिणाम बंदोबस्त करार है, जो विवाद के हल की सहमत शर्तों को परिलक्षित करता है तथा सुलहकर्ता के प्रयासों से विवाद के पक्षकारों के मध्य होता है। बंदोबस्त करार का प्रावधान धारा 73 में किया गया है, जो इस प्रकार है। धारा 73 की उपधारा 1 के अनुसार जब सुलहकर्ता का ऐसा प्रतीत होता है कि समझौते में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो विवाद के पक्षकारों को स्वीकार हैं, तो वह समझौते की संभावित शर्तों को तैयार करेगा तथा उन्हें पक्षकारों को उनके विचार व्यक्त करने के लिए देगा। पक्षकारों के विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात सुलहकर्ता पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों के प्रकाश में संभावित समझौते के शर्तों को पुनः तैयार कर सकेगा। धारा 73 की उपधारा 2 यह बंद करती है कि यदि विवाद के पक्षकार विवाद के किसी समझौते पर सहमत होते हैं तो वे लिखित समझौता करार तैयार करा सकेंगे तथा उस समझौते करार पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। यदि पक्षकारों द्वारा अनुरोध किया जाए तो सुलहकर्ता समझौता करार तैयार कर सकेगा या समझौता करार तैयार करने में पक्षकारों की सहायता कर सकेगा। धारा 73 की उपधारा 3 समझौते के अस्तित्व तथा उसकी बाध्यकारी प्रकृति की चर्चा करती है। इस उपधारा के अनुसार जब पक्षकार समझौते को करार का पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह उनके मध्य अंतिम समझौता होता है। यह अंतिम समझौता विवाद के पक्षकारों पर तथा उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर हस्ताक्षर करने की तिथि से बाध्य होता है तथा समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि से समझौता कार्यवाही समाप्त हो जाती है। धारा 73 की उपधारा 4 सुलहकर्ता को अधिकार देती है कि वह पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को अधिप्रमाणित करेगा तथा उसकी एक प्रति पक्षकारों को देगा। यह सुलहकर्ता का अधिकार ही नहीं, बाध्यकारी दायित्व भी है। हरीश दयाराम ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जहां सुलहकर्ता पक्षकारों के साथ कुछ बैठकें करता है और गोपनीय रूप में स्वयं समझौता का करार निर्णित करके न्यायालय में भेज देता है, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि सुलहकर्ता से सुलह करार लेकर उच्च न्यायालय कोई आदेश पारित करता है तो वह मान्य नहीं होगा, क्योंकि धारा 74 क्लास 4 सुलहकर्ता को यह अधिकार देती है कि वह पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को अधिप्रमाणित करेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक पक्षकार को देगा। बंदोबस्त यानी निपटारा करार का प्रभाव, इसका प्रावधान धारा 74 करती है। बंदोबस्त करार की वही परिस्थिति और प्रभाव होगा जैसे ये धारा 30 के अंतर्गत मध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त विवाद के सारत्व पर सहमत होते हुए निबंधनों पर कोई मध्यस्थम पंचायत हो। धारा 74 और धारा 73 तैयार तथा हस्ताक्षरित तथा सुलहकर्ता द्वारा अधिप्रमाणित समझौते के करार की प्रकृति तथा प्रभाव का वर्णन करती है। धारा 74 के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित तथा सुलहकर्ता द्वारा अधिप्रमाणित समझौता करार की प्रकृति मध्यस्थम अधिकरण तथा तैयार मध्यस्थम पंचायत के समान होती है। ये समझौता करार उसी प्रकार प्रभावी माने जाते हैं जैसा कि मध्यस्थम अधिकरण द्वारा धारा 30 के अंतर्गत निर्मित किया गया मध्यस्थम पंचायत होता है। चूँकि मध्यस्थम पंचायत न्यायालय की आज्ञप्ति के समान ही प्रभावी होता है, अतः इस धारा के अनुसार समझौता करार भी मध्यस्थम पंचायत की तरह न्यायालय की आज्ञप्ति के समान ही प्रभावी होता है। मैसूर सीमेंट लिमिटेड बनाम सोयडाला बारमेक लिमिटेड नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि धारा 73 में दी गई आवश्यकताएं पूरी कर ली जाने पर समझौता करार अस्तित्व में आ जाता है। इसे माध्यम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 30 के अंतर्गत मध्यस्थम पंचायत के समान मान्यता प्राप्त होती है, परंतु सुलह द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते पर उनके हस्ताक्षर हो जाने पर तथा सुलहकर्ता द्वारा उनका प्रमाणन कर दिए जाने पर भी उसे तब तक प्रवर्तनीय नहीं माना जाता जब तक कि न्यायालय से स्वीकृति देकर उस पर अपनी मुहर नहीं लगा देता तथा समझौता याचिका के आधार पर डिक्री जारी नहीं कर देता। प्रस्तुत वाद में न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा सुलह के माध्यम से किए गए समझौते के करार को स्वीकार करने के से इस आधार पर इनकार कर दिया, क्योंकि यह धारा 73 में निर्दिष्ट प्रक्रिया तथा शर्तों के अनुरूप नहीं था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह पक्षकारों के मध्य केवल सुविधा पत्र मात्र था, जिसका समझौता करार के रूप में प्रवर्तन चाहा गया था, अतः इसका मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 30 के साथ धारा 74 के अंतर्गत प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। मध्यस्थम से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की मुख्य विशेषताएं। व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन? डिस्कस इट्स टाइप, रिटन द साइलेंट फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। मध्यस्थम, जब पक्षकार अपने विवादों को अन्य व्यक्ति की मध्यस्थता से निर्णित करार
निर्णीत कराने का करार करते हैं, जिसमें न्यायिक आदि निर्णय की सभी औपचारिकता का पालन किया जाना होता है, इसे मध्यस्थम यानी आर्बिट्रेशन कहा जाता है। मध्यस्थम आर्बिट्रेशन का अर्थ दो या दो से अधिक पक्षकारों द्वारा अपने विवादों को मध्यस्थ नामक एक तृतीय व्यक्ति को निर्णय के लिए सुपुर्द या संदर्भित करना है, जो विवाद का निर्णय न्यायिक तरीके से करता है। मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड का मध्यस्थम की निम्न परिभाषा देता है। मध्यस्थम से कोई मध्यस्थम विपरीत है, जो चाहे अस्थायी मध्यस्थम संस्था द्वारा किया गया हो या नहीं। मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 उपधारा 1 खंड का के अंतर्गत मध्यस्थम की दी गई परिभाषा अति संक्षिप्त तथा स्पष्ट है। जॉन बी साउंडर्स ने मध्यस्थम को परिभाषित करते हुए कहा कि मध्यस्थम दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य विवाद या मतभेदों को दोनों पक्षकारों को न्यायिक रूप से सुनने के पश्चात निर्णय के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया गया संदर्भ है, जो सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय नहीं है। रोमली एच.आर. ने मध्यस्थम को परिभाषित करते हुए कहा है कि मध्यस्थम पक्षकारों के मध्य विशिष्ट विषय वस्तु का मतभेद का या एक से अधिक व्यक्तियों को अधिनिर्णायक या अधिनिर्णायक के बिना निर्णय के लिए किया गया संदर्भ है। प्रोफेसर वर्नस्टीन ने मध्यस्थम को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दो या अधिक पक्षकारों के बीच हुए करार के अनुसरण में किए गए किसी कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विवादों या मतभेदों का निपटारा किया जाता है तथा पक्षकारगण इस बात के लिए सहमत होते हैं कि उनके मामले में मध्यस्थ द्वारा विधि के अधीन निर्णय दिया जाए तथा मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय परिवर्तनीय हो। मध्यस्थम के प्रकार इसके निम्नलिखित प्रकार हैं: व्यक्तिगत मध्यस्थम या घरेलू मध्यस्थम, जहां विवाद के पक्षकार अपने विवाद या मतभेदों को किसी मध्यस्थम अधिग्रहण के लिए संदर्भित करते हैं, वह मध्यस्थम व्यक्तिगत मध्यस्थम या घरेलू मध्यस्थम कहलाता है। मध्यस्थम का यही प्रकार सामान्य है। घरेलू मध्यस्थम की परिभाषा मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत नहीं दी गई है। यह अधिनियम धारा 2 क्लॉज 1 चा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम को परिभाषित करता है। इस अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 1 चा के आधार पर घरेलू मध्यस्थम को परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अनुसार ऐसा मध्यस्थम जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम नहीं है, घरेलू मध्यस्थम कहलाता है। सांविधिक मध्यस्थम, सामान्य तौर पर मध्यस्थम प्रक्रिया विवाद के पक्षकारों की सहमति से पक्षकारों की इच्छा के अनुसार प्रारंभ की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधायिका द्वारा पारित अधिनियम में अधिनियम के अंतर्गत विषय में उत्पन्न होने वाले विवाद के हल के लिए मध्यस्थम प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किया गया होता है। ऐसे अधिनियम के अंतर्गत सृजित मध्यस्थम को सांविधिक मध्यस्थम की संज्ञा दी जाती है। सांविधिक मध्यस्थम के मामले में पक्षकारों की सहमति या इच्छा का कोई महत्व नहीं होता है। अधिनियम में दी गई शर्तों के पूरा हो जाने पर मध्यस्थम प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सांविधिक मध्यस्थम में मध्यस्थम की नियुक्ति, मध्यस्थम का स्थान, पंचाट निर्गत करने की समय अवधि, पंचाट का प्रवर्तन, मध्यस्थम प्रक्रिया पर लागू होने वाली विधि, मध्यस्थम का शुल्क आदि का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। इससे मध्यस्थम प्रक्रिया पर बाध्यता एक अंतर्गत संचालित होती है। सांविधिक मध्यस्थम उस मध्यस्थम नियम का अपवाद है कि मध्यस्थम प्रक्रिया के संबंध में विवाद के पक्षकारों की इच्छा तथा सहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि से अधिक राष्ट्रों तथा विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों के मध्य व्यापारिक मतभेद या व्यापारिक विवाद बढ़ना अपरिहार्य था। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के हल का अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम एक सरल तथा द्रुतगामी उपाय था। अतः यह आवश्यक हो गया कि एक राष्ट्र में निर्णीत वादों के निर्णय को दूसरे राष्ट्र में मान्यता मिले तथा एक राष्ट्र में विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों के विवाद से संबंधित निर्णय को दूसरे राष्ट्र में परिवर्तित कराया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिनेवा अभिसमय 1927 तथा न्यूयॉर्क अभिसमय सन 1958 न्यूयॉर्क में उत्पन्न हुआ। न्यूयॉर्क अभिसमय 1958 में लिए गए निर्णय के अनुरूप विदेशी पंचाट अधिनियम 1961 पारित हुआ, जिसमें विदेशी पंचाटों को मान्यता देने तथा उसके प्रवर्तन के लिए प्रावधान किया गया। संस्थात्मक मध्यस्थम, मध्यस्थम में जब पक्षकार अपने मध्यस्थम करार में इस बात का उल्लेख किया करते हैं कि उनके बीच किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में उनके बीच के विवादों को किसी पंजीकृत संस्थान जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मॉडल, भारतीय मध्यस्थम परिषद आदि के पास मध्यस्थम हेतु भेजा जाएगा। ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित मध्यस्थम को संस्थात्मक मध्यस्थम कहा जाता है। तदर्थरूपी मध्यस्थम, पक्षकारगणों के बीच जब कोई वाणिज्यिक विवाद उत्पन्न होता है और इस मामले को निपटाने के लिए उनके बीच कोई मध्यस्थम करार भी नहीं हुआ रहता है, फिर भी यदि पक्षकारगण मध्यस्थम की प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करने लगते हैं और यदि वह अपने विवाद को
मध्यस्थम अधिकरण के पास भेज देते हैं और मध्यस्थम अधिकरण अपने ढंग से उचित प्रक्रिया अपनाकर विवाद का निस्तारण करते हैं, तो ऐसा मध्यस्थम तदर्थ मध्यस्थम कहलाता है। मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की विशेषताएं। विस्तृत एवं स्पष्ट विधान। ये एक विस्तृत अधिनियम है। इसमें कुछ 86 धाराएं हैं जो 4 विभागों में विभक्त है और 3 अनुसूचियां भी संलग्न है। भाग 1 में सामान्य प्रावधानों से संबंधित है, भाग 2 में विदेशी पंचाट, भाग 3 में सुलह एवं भाग 4 में पूरक प्रावधानों का उल्लेख है। इस अधिनियम द्वारा मध्यस्थम न्यायपालिका की परिकल्पना की गई है तथा सांविधिक मध्यस्थम को न्यायाधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा विदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के निर्वाचन द्वारा संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सीमित न्यायालय की शक्ति। इस अधिनियम द्वारा न्यायालय की शक्ति को सीमित किया गया है। इसके द्वारा मध्यस्थम कार्यवाहियों द्वारा न्यायिक अधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मध्यस्थम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा। हेतु विस्तृत प्रक्रिया। अधिनियम द्वारा पक्षकारों के बीच समानता रखी गई है तथा पक्षकारों को समान एवं पूर्ण अवसर देने संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। मध्यस्थम अधिकरण को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों को अपना सकें। सुलह प्रावधान। इसी अधिनियम द्वारा सुलह की प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की गई। सुलह की कार्यवाहियों को अन्य कार्यवाहियों में अपनाने योग्य बनाया। सुलह को भी वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के साधन के रूप में विधिक मान्यता प्रदान की गई। सुलह को भी वही स्थान प्राप्त है जो कि मध्यस्थम को। उस अधिनियम के अधीन देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के विवाद सुलह द्वारा निपटाए जाते हैं। मध्यस्थों की शक्तियों में वृद्धि। इस अधिनियम में मध्यस्थ को विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं। वह अंतरिम आदेश भी जारी करने में सक्षम है। मध्यस्थ को किसी पक्षकार से उचित कार्यवाही द्वारा हेतु प्रतिभूति लेने का भी प्रावधान नहीं है। न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख। इस अधिनियम में प्रावधान है कि न्यायालय धारा 5 के अलावा अन्य प्रावधानों के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कुछ विशिष्ट मामलों में ही न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। अंतरिम आदेश। इस अधिनियम का एक मुख्य लक्षण यह है कि मध्यस्थों या मध्यस्थम अधिकरण को विवाद से संबंधित अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है यदि उसके लिए पक्षकारों ने मांग किया हो। पुरानी मध्यस्थम अधिनियम में अंतरिम आदेश जारी करने का प्रावधान नहीं था। विदेशी पंचायत। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यूयॉर्क अभिसमय तथा जिनेवा अभिसमय द्वारा किए गए कुछ विदेशी पंचायतों का प्रवर्तनीय माना गया। पुरानी मध्यस्थम अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं था। भारत न्यूयॉर्क अभिसमय का सदस्य होने के कारण किसी विदेशी पंचायत को भारतीय न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु उसके संदर्भ में न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त हो। लेकिन आवेदक द्वारा इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर कि पंचायत में कोई त्रुटि या क्षमता है या उसे मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, विदेशी पंचायत का प्रवर्तन अस्वीकृत किया जा सकता है। विदेशी पंचायत के प्रवर्तन संबंधी अन्य प्रावधान घरेलू पंचायत के प्रवर्तन के उपबंधों के समान ही हैं। अपीलीय उपबंध। इस अधिनियम में मध्यस्थम पंचायत के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मध्यस्थों द्वारा दिया गया पंचायत निर्णयों के पक्षकारों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी प्रकृति का होता है। इस अधिनियम की धारा 34 में वर्णित कतिपय आधारों पर व्यथित पक्षकार पंचायत को परास्त करने हेतु न्यायालय में आवेदन कर सकता है। पुरानी मध्यस्थम अधिनियम में पंचायत की संपुष्टि न्यायालय डिक्री द्वारा हुए बिना उसे परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। इसके लिए पक्षकारों को न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है। मध्यस्थम पंचायत से आप क्या समझते हैं? किन आधारों पर इसके अपरास्त किया जा सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्बिट्रल अवार्ड? व्हाट आर द ग्राउंड्स टू सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड? मध्यस्थम पंचायत। मध्यस्थम पंचायत किसी मध्यस्थम अधिकरण द्वारा उसे संदर्भित या सुपुर्द विवाद या मतभेद पर दिया गया अंतिम निर्णय है जो पक्षकारों को सुनने के पश्चात मध्यस्थम अधिकरण द्वारा दिया गया होता है। पुराने मध्यस्थम अधिनियम 1940 की धारा 2 खा द्वारा मध्यस्थम पंचायत की एक अति संक्षिप्त तथा स्पष्ट परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार पंचायत से मध्यस्थम पंचायत अप्रेत है। नवीन मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 उपखंड 1 गा मध्यस्थम पंचायत की परिभाषा देते हुए कहती है कि मध्यस्थम पंचायत में अंतरिम पंचायत भी सम्मिलित है। इस प्रकार पुराने तथा नवीन दोनों अधिनियमों में मध्यस्थम पंचायत को सम्यक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्यस्थम पंचायत किसी मध्यस्थम अधिकरण द्वारा उसे संदर्भित विवाद या मतभेद पर दिया गया अंतिम निश्चयन है जिसे अधिनियम की एक या अन्य धारा के अधीन संदर्भित किया गया है। मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 31 मध्यस्थम पंचायत के प्रारूप आदि के बारे में प्रावधान करती है। यदि मध्यस्थम अधिकरण द्वारा दिया गया पंचायत मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 31(1) के अनुरूप प्रारूप में नहीं हुए तो केवल इस कारण से और यह पंचायत अवैध नहीं होगा
तथा उसकी वैधता उसी प्रकार कायम रहेगी जैसा कि धारा 31 में होती है। मध्यस्थम पंचायत एक न्यायिक प्रकृति का विनिश्चयन है जो एक न्याय अधिकरण द्वारा दीवानी प्रक्रिया 1908 या साक्ष्य अधिनियम 1872 जैसी जटिल प्रक्रिया से मुक्त ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में दिया गया होता है जो मध्यस्थ करार में पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जा सकती है या जिसका निर्धारण मध्यस्थ अधिकरण मामले की परिस्थितियों तथा प्रथाओं के आलोक में कर सकता है। मध्यस्थम पंचायत के आवश्यक तत्व। प्रत्येक पंचायत के 5 आवश्यक तत्व हैं। मध्यस्थम के लिए संविदा या करार, विवाद की विषय वस्तु, विवाद का संदर्भ, मध्यस्थम या मध्यस्थ अधिकरण, पंचायत। मध्यस्थम पंचायत की प्रकृति। एक मध्यस्थम पंचायत विवाद के पक्षकारों के अपनी पसंद के न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय है तथा यह पक्षकारों पर आबद्ध कर होता है। यद्यपि पंचायत संविदा से उत्पन्न होता है, यह संविदा नहीं है। पंचायत में भुगतान के लिए धनराशि प्राप्त करने की तिथि पंचायत की तिथि से प्रारंभ होती है, इससे पूर्व से नहीं। पंचायत के आधार पर की गई कार्यवाही संविदा के प्रवर्तन के लिए की गई कार्यवाही नहीं है तथा यह परिसीमन द्वारा बाधित नहीं होती। मध्यस्थम पंचायत का प्रभाव। यह सुव्यवस्थित विधि है कि मध्यस्थम को संदर्भित किए गए विवाद की सभी विषय वस्तु पंचायत द्वारा तय हो सकती है। यदि पंचायत का प्रकाशन हो गया हो तो संदर्भित विवाद की विषय वस्तु पर वाद की कार्यवाही नहीं की जा सकती। पंचायत विवाद के संबंध में मध्यस्थ अधिकरण द्वारा किया गया अंतिम निर्णय है। एक विषय वस्तु जो मध्यस्थम को संदर्भित की गई है तथा उस पर पंचायत हो गया है, वाद के संदर्भ के लिए शेष नहीं रहती या समाप्त हो जाती है। पंचायत अधिकारों के विवाद का अंतिम निपटारा है तथा पक्षकारों पर आबद्ध कर होता है। मध्यस्थम पंचायत को अपरास्त करने के आधार। धारा 34 क्लास 2। पक्षकारों की क्षमता। यदि मध्यस्थम के पक्षकार वाद लाने में सक्षम नहीं है या मध्यस्थम के पक्षकार अपने हित का संरक्षण करने के लिए सक्षम नहीं है या उनके हितों को संरक्षित करने वाला कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करता तो ऐसे अक्षम पक्षकार या मध्यस्थम पंचायत बाध्य नहीं है। ये तथा पंचायत इस आधार पर अपरास्त किया जा सकता है, अर्थात यदि मध्यस्थम का पक्षकार अवयस्क या विकृत चित्त का है तो एक संरक्षक द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसे पक्षकारों द्वारा किए गए करार के अंतर्गत संपन्न मध्यस्थम द्वारा निर्गत पंचायत अपरास्त किया जा सकता है। ऐसे अक्षम पक्षकार के लिए मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के अंतर्गत संरक्षक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। पक्षकार की क्षमता जब उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए संरक्षक नियुक्त हो जाता है समाप्त हो जाती है। मध्यस्थम करार की अवैधता। यदि मध्यस्थम करार जिसके अंतर्गत विवाद मध्यस्थम को संदर्भित किया जाता है अवैध है तो उस मध्यस्थम के द्वारा किया गया पंचायत अपरास्त किया जा सकता है। मध्यस्थम करार की वैधता को उन्हीं आधारों पर चुनौती दी जा सकती है जिन आधारों पर एक संविदा को चुनौती दी जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ किसी संविदा के मध्यस्थम खंड में मध्यस्थम का प्रावधान है, इस संविदा के अवैध होते ही वह मध्यस्थम अवैध हो जाएगा जिसके मध्यस्थम खंड के अंतर्गत मध्यस्थम गठित किया गया है। मध्यस्थम की नियुक्ति का मध्यस्थम प्रक्रिया के प्रारंभ की सूचना पक्षकार को नहीं दी गई है यदि पक्षकार अपना मामला प्रस्तुत करने के असफल रहा है। धारा 34 क्लास 2 मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 उपधारा 2 खंड का उपखंड 3 में निम्न आधारों पर पंचायत अपरास्त करने का प्रावधान करता है। ये कि पक्षकार को मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना नहीं दी गई है। ये पक्षकार मध्यस्थम कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई है। ये कि पक्षकार किसी कारण अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है। यदि पक्षकार को मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना नहीं दी गई है तो वह मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के अधिकार से वंचित हो जाएगा। धारा 12 पक्षकार के मध्यस्थ की नियुक्ति को निष्ठा, पक्षपात तथा स्वतंत्रता की संहिता के आधार पर चुनौती देने का अधिकार देती है। धारा 23 यह आवश्यक बनाती है कि पक्षकार अपना दावा या प्रतिदावा दाखिल करे, परंतु यदि पक्षकारों को मध्यस्थम करार की सूचना नहीं दी गई है तो वह अपना दावा या दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 2 में यह आवश्यक बनाती है कि पक्षकार को सुनवाई की पर्याप्त अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए। यदि पंचायत संदर्भ की सीमा से बाहर है। धारा 34 क्लास 2 मध्यस्थम के लिए किया गया संदर्भ मध्यस्थम अधिकरण के प्राधिकार को निर्धारित करता है। मध्यस्थम पंचायत संदर्भ की सीमा से बाहर नहीं हो सकता है। यदि मध्यस्थम अधिकरण संदर्भ की सीमा से बाहर कार्य करता है तो यह कहा जाएगा कि वह प्राधिकार के बिना कार्य करता है। मध्यस्थम अधिकरण की संरचना या मध्यस्थम प्रक्रिया के संचालन में त्रुटि। धारा 34(2) का मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 उपधारा 2 खंड का उपखंड 5वां यह प्रावधान करती है कि
जहां मध्यस्थ अधिकरण की संरचना या गठन पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं है, या मध्यस्थता कार्यवाही की प्रक्रिया पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं है, अथवा यदि पक्षकारों के मध्य इस संबंध में कोई करार नहीं है, तो यदि मध्यस्थता अधिकरण की संरचना तथा मध्यस्थता की प्रक्रिया इस अधिनियम के भाग के एक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो मध्यस्थता पंचायत अपास्त किया जा सकता है। इस प्रकार यह खंड मध्यस्थता पंचायत को पास करने के 3 आधार बताता है। मध्यस्थता अधिकरण की संरचना या गठन पक्षकारों के करार के अनुरूप तथा करार के अभाव में इस अधिनियम के भाग के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षकारों के मध्य करार के आशय या करार के अभाव में इस अधिनियम के भाग 1 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। पक्षकार जिस मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए सहमत हुए हैं उस प्रक्रिया का पालन किया जाना यदि पंचायत भारत की लोक नीति के प्रतिकूल है। धारा 34 उपधारा क्लास 2 मध्यस्थता तथा 16 अधिनियम 1996 की धारा 34 उपधारा 2 खंड खा उपखंड सेकंड ये बंद करता है कि यदि पंचायत भारत की लोक नीति पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है तो इस आधार पर पंचायत को अपास्त करने के लिए न्यायालय को आवेदन किया जा सकता है। खंड खा से जुड़ा स्पष्टीकरण लोक नीति के विरुद्ध शब्दावली को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार यदि पंचायत कपट द्वारा या भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत प्राप्त किया गया है तो कहा जाएगा कि पंचायत भारत के लोक नीति के विरुद्ध है। इस प्रकार यदि पंचायत तथ्यों को छुपाकर या मध्यस्थता अधिकरण को गलत सूचना देकर या उस पर कपट का प्रयोग कर या मध्यस्थ को घूस देकर या मध्यस्थ पर दबाव डालकर प्राप्त किया गया है तो उस पंचायत को अपास्त करने हेतु इस धारा के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। पुराने मध्यस्थता अधिनियम 1946 के अंतर्गत अनुचित रूप से प्राप्त शब्दावली का प्रयोग धारा 30 के अंतर्गत किया गया था। मध्यस्थ या मध्यस्थता अधिकरण के सदस्यों में निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता का अभाव मध्यस्थता तथा 16 अधिनियम 1996 की धारा 34 के अंतर्गत पंचायत को अपास्त करने के लिए आवेदन करने के आधार के रूप में उसका उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु इस अधिनियम की धारा 12 उपधारा 3 का प्रावधान करती है कि मध्यस्थ के अधिकार को मध्यस्थ में निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह आवेदन मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष दिया जाना चाहिए। यदि मध्यस्थ अधिकरण इस आवेदन या चुनौती को स्वीकार कर देता है तो पंचायत को अपास्त करने हेतु आवेदन इस आधार पर दिया जा सकता है कि मध्यस्थ अधिकरण ने निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता के लिए आवेदन गलत ढंग से अस्वीकार किया है। परंतु यदि धारा 12 क्लास 3 के अंतर्गत मध्यस्थ की निष्पक्षता या स्वतंत्रता को चुनौती देने के आवेदन नहीं किया गया है तो धारा 34 के अंतर्गत पंचायत को अपास्त करने हेतु आवेदन इस आधार पर नहीं किया जा सकता। पंचायत को देखने से ही प्रकट त्रुटि पंचायत को देखने से ही प्रकट त्रुटि शब्दावली के अर्थ को करना संभव नहीं है। पंचायत को देखने से ही प्रकट त्रुटि क्या है ये प्रत्येक वाद के तथ्यों के आधार पर निर्णित किया जाएगा। इस संबंध में कोई निर्धारित या कठोर नियम प्रतिपादित नहीं किया जा सकता, चूंकि न्यायालय पंचायत के अंतर्गत प्रदत्त निष्कर्षों की साधारणतः जांच नहीं कर सकता। अतः ये तथ्य कि पंचायत को देखने से ही पंचायत त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है या साबित करना उस पक्षकार का भार है जो ऐसा आरोप लगाता है। यदि पंचायत में मध्यस्थ अधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्ष न्यायाधीश के निष्कर्ष से मेल नहीं खाते तो पंचायत इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता, परंतु न्यायालय को इस बात की संतुष्टि होना चाहिए कि पंचायत को देखने से ही त्रुटिपूर्ण लगता है, अर्थात पंचायत में गंभीर तथा सारवान प्रक्रियात्मक तथा अन्य त्रुटि विद्यमान है। मोहनलाल बनाम मध्य प्रदेश सरकार नामक वाद में पंचायत में निष्कर्ष दिया गया था कि वाद कारण समय बाधित था। मध्यस्थ अधिकरण का यह निष्कर्ष पंचायत के मुख पर प्रकट था, अतः पंचायत को अपास्त करने का आदेश दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मध्यस्थता पंचायत को अपास्त किया जा सकता है। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। मध्यस्थता अधिकरण का गठन एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। मध्यस्थता अभिकरण का गठन। मध्यस्थता तथा 16 अधिनियम 1996 की धारा 12 के अनुसार मध्यस्थता अधिकरण का गठन पक्षकारों के करार के अंतर्गत सहमत अर्हता को रखने वाले सदस्यों द्वारा तथा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि मध्यस्थ अधिकरण अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित आपत्तियों को स्वीकार कर देता है तो भी मध्यस्थ अधिकरण के पंचायत को इस खंड के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। यदि किसी पक्षकार को पंचायत निर्मित करने के पूर्व पंचायत को अपास्त किए जाने के इस आधार की जानकारी नहीं है तथा उसे इस आधार की जानकारी पंचायत किए जाने के पश्चात होती है तो वह पक्षकार पंचायत को इस धारा के अंतर्गत अपास्त किए जाने के लिए अनुरोध कर सकता है। ये अनुरोध धारा 34 में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत किया जाना चाहिए। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान
पक्षकार को यह विदित होता है कि मध्यस्थता के प्राधिकार को उसके त्रुटिपूर्ण या नियमित गठन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है तथा वह इस जानकारी होने की तिथि से 15 दिन के अंदर मध्यस्थ के प्राधिकार को इस आधार पर धारा 13 क्लास 2 के अंतर्गत चुनौती नहीं देता है तो इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत यह मान लिया जाएगा कि उसके मध्यस्थ अधिकरण के प्राधिकार को स्वीकार कर लिया है तथा उस पक्षकार को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इस खंड के अंतर्गत पंचायत को इस आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है कि किसी विहित प्रक्रिया या करार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत किसी बाध्यकारी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस प्रक्रियात्मक त्रुटि को सन 1996 के अधिनियम प्रवर्तन की तिथि से पूर्व प्रवर्तित सभी अधिनियमों के अंतर्गत मध्यस्थ द्वारा प्रक्रियात्मक कदाचरण माना जाता है। अब सन 1996 के अधिनियम के लागू होने के पश्चात मध्यस्थ अधिकरण का कदाचार निम्न परिस्थितियों में माना जाएगा। मध्यस्थ अभिकरण में निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता यानी बिना दबाव के कार्य करने का अभाव, करार द्वारा सहमत या विहित प्रक्रिया का मध्यस्थ अधिकरण द्वारा पालन न किया जाना, मध्यस्थता अधिकरण के कार्य। इसका प्रावधान मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 16 में है जो निम्न है। धारा 16 मध्यस्थ अधिकरण मध्यस्थ करार की स्थिति या वैधता से संबंधित किसी आपत्ति या विनिर्माण के साथ साथ अपनी अधिकारिता के संबंध में नियम बना सकेगा और इस प्रयोजन के लिए एक मध्यस्थता खंड जो संविदा के एक भाग का निर्माण करता है को संविदा के अन्य निबंधनों के से स्वतंत्र एक करार के रूप में माना जाएगा और मध्यस्थता अधिकरण द्वारा विनिश्चय की एक संविदा अकृत्रिम शून्य है। मध्यस्थता खंड की वैधता विदित नहीं होगी। यह विवचन की मध्यस्थता अधिकरण को अधिकारित नहीं है प्रतीक्षा के कथन को प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाया जाएगा। तथापि किसी पक्षकार को ऐसा विवचन करने से मात्र इस कारण से अपरिचित नहीं किया जाएगा कि उसके मध्यस्थ की नियुक्ति की गई है या मध्यस्थ की नियुक्ति में भाग लिया है। ये अभिवचन के मध्यस्थ अधिकरण अपने प्राधिकार के परिक्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही है उसी समय तुरंत उठाया जाना चाहिए, जबकि मामला उसके जिसका अपने प्राधिकार के परिक्षेत्र से बाहर होना कथित है मध्यस्थता कार्यवाहियों के दौरान उठाया जाता है। मध्यस्थता अधिकरण उपधारा 2 या 3 में निर्दिष्ट किए गए किसी भी मामले में पश्चातवर्ती अभिवचन को स्वीकृत कर सकेगा यदि वह विलंब को न्यायोचित समझता है। मध्यस्थता अधिकरण उपधारा 2 या 3 में निर्दिष्ट किए गए अभिवचन पर विनिश्चय करेगा। जहां मध्यस्थता अधिकरण अभिवचन को स्वीकृत करने के विनिश्चय करता है वहां वह मध्यस्थता कार्यवाहियों को जारी रखेगा और मध्यस्थता पंचायत निर्मित करेगा। एक पक्षकार जो ऐसे मध्यस्थता पंचायत से व्यथित है धारा 34 के अनुसार ऐसे मध्यस्थता पंचायत को अपास्त करने का आवेदन पत्र दाखिल कर सकेगा। सुलह क्या है? सुलहकर्ता कैसे नियुक्त किए जाते हैं, इसके कार्य एवं लाभों के वर्णन कीजिए। सुलह जहां पक्षकार बिना किसी पूर्व करार के अपने विवाद को किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से हल कराकर उसके हल या समाधान को स्वीकारते हैं तब वह प्रक्रिया सुलह कहलाती है। यह प्रक्रिया मध्यस्थ से भिन्न है। इसमें सुलहकर्ता पक्षकारों के बीच हुए सुलह को अधिमान्यता देता है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 का भाग 3 सुलह द्वारा विवादों को हल करने के वैकल्पिक यंत्र के बारे में प्रावधान करता है। इस अधिनियम से सुलह से संबंधित विधिक प्रावधानों को संसद द्वारा सांविधिक मान्यता दी गई है। सुलहकर्ताओं की संख्या मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 63 में इसका उपबंध है जो निम्न है। धारा 63 क्लास 1 एक सुलहकर्ता होगा जब तक कि पक्षकार गण यह करार नहीं करते कि 2-3 सुलहकर्ता होंगे। धारा 63 क्लास 2 जहां एक से अधिक सुलहकर्ता हैं उन्हें एक सामान्य नियम के रूप में संयुक्त रूप से कृत्य करना चाहिए। सुलहकर्ताओं की नियुक्ति मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 64 में इसका उपबंध है जो निम्न है। उपधारा 2 के अधीन रहते हुए एक सुलहकर्ता के साथ सुलह कार्यवाहियों में पक्षकारगण एकमात्र सुलहकर्ता के नाम करार कर सकेंगे। 2 सुलहकर्ताओं के साथ सुलह कार्यवाहियों में प्रत्येक पक्षकार एक सुलहकर्ता नियुक्त कर सकेगा। 3 सुलहकर्ताओं के साथ सुलह कार्यवाहियों में प्रत्येक पक्षकार एक सुलहकर्ता नियुक्त कर सकेगा और पक्षकारगण किसी तृतीय सुलहकर्ता के नाम पर करार कर सकेंगे और एक पीठासीन सुलहकर्ता के नाम के रूप में कार्य करेगा। पक्षकारगण सुलहकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में किसी उचित संस्था या व्यक्ति के सहायता ले सकेंगे और विशेषतः एक पक्षकार ऐसी संस्था या व्यक्ति से सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उचित व्यक्तियों के नामों की संस्तुतिकरण कर सकेगा। पक्षकारगण यह करार कर सकेंगे कि एक या अधिक सुलहकर्ताओं की नियुक्ति ऐसी संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षतः की जाए, परंतु
ये कि सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों को संतुष्ट करने में संस्था या व्यक्ति ऐसे विचार विमर्श को ध्यान में रखेगा जो एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सुलहकर्ता की नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए संभाव्य हो, और एकल या तृतीय सुलहकर्ता के पक्ष में पक्षकारों की राष्ट्रीयकर्ताओं से भिन्न राष्ट्रीयता की नियुक्ति करने के लिए उपयुक्तता को ध्यान में रखेगा। सुलह कार्यवाही का प्रारंभ। मध्यस्थी एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 62 में इसका उपबंध है, जो निम्न है। धारा 62 क्लॉज 1 सुलह की शुरुआत करने वाले पक्षकार इस भाग के अंतर्गत विवाद से संबंधित विषय को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए पक्षकार को सुलह करने के लिए एक लिखित आमंत्रण भेजेगा। सुलह कार्यवाहियाँ तब प्रारंभ होगी जबकि दूसरा पक्षकार में सुलह करने हेतु आमंत्रण स्वीकार करता है। यदि दूसरा पक्षकार आमंत्रण को स्वीकार कर देता है तब कोई सुलह कार्यवाही नहीं की जाएगी। यदि सुलह की शुरुआत करने वाला पक्षकार ऐसी तिथि से जिस तिथि पर आमंत्रण भेजता है 30 दिनों के भीतर या ऐसी अन्य कालावधि के भीतर जैसा आमंत्रण से विनिर्दिष्ट है कोई उत्तर नहीं प्राप्त करता है, तब वह मान सकेगा, और यदि वह ऐसा चयन करता है तब वह तदनुसार दूसरे पक्षकार को लिखित में सूचित करेगा। सुलह कार्यवाही के लाभ। सुलह कार्यवाही के निम्नलिखित लाभ हैं। सुलह कार्यवाही में कोई दावेदार या वादी या प्रतिवादी नहीं होता। विवाद के पक्षकार द्वारा विद्वेष तथा प्रतिद्वंदिता के बिना समझौते द्वारा विवाद का हल करते हैं। कोई भी पक्षकार सुलह कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है या बीच में छोड़ सकता है, जिससे आगे के खर्च से बचा जा सके। विवाद के हल के लिए त्वरित तथा खर्चहीन कोई भी प्रक्रिया अपनाने के लिए सुलहकर्ता स्वतंत्र है। इसमें विवाद उभय पक्षी करार द्वारा हल किए जाते हैं, निर्णय थोपा नहीं जाता। लोकहितवाद। लोकहितवाद न्यायिक सक्रियता का परिणाम है, न कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण की व्यवस्था। व्याख्या कीजिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन रिजल्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, नॉट एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। कमेंट। लोकहितवाद का अर्थ एवं उद्देश्य। लोकहितवाद का अर्थ जनहितवाद का अर्थ ऐसे कार्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है जिसे ऐसे जनहित अथवा सामान्य हित के प्रवर्तन हेतु किसी न्यायालय में प्रारंभ किया जाता है जिसमें जनता का अथवा समुदाय के किसी वर्ग का धनीय हित अथवा कोई अन्य हित निर्णीत होता है, क्योंकि उनके विधिक अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित होते हैं। ब्लैक के विधि शब्दकोश में जनहित शब्द की परिभाषा ऐसे कार्य के रूप में दी गई है जिसमें जनता या बृहत समुदाय का कोई धनीय हित अथवा ऐसा हित निहित होता है उसके द्वारा उसके विधिक अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित होते हैं। जनता दल बनाम एस.एच. चौधरी के मामले में जनहित परिभाषा को ऐसे विधिक कार्य के रूप में दी गई है जिसका प्रारंभ किसी न्यायालय में जनहित अथवा सामान्य हित के प्रवर्तन के लिए किया जाता है, जिसमें जनता का अथवा समुदाय के किसी वर्ग का धनीय हित निहित होता है अथवा ऐसा कोई हित निहित होता है जिसके द्वारा उसके विधिक अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित होते हैं। शीला वारसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी जनहितवाद में परंपरागत विवाद प्रस्ताव की कार्यप्रणाली की तरह व्यक्तिगत अधिकारों को कोई निर्धारण अथवा न्याय निर्णय नहीं किया जाता। किसी जनहितवाद की कार्यवाहियों का आशय समाज के उस कमजोर वर्ग के संवैधानिक अथवा वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को रोककर जनहित को प्रभावशाली बनाना होता है, जो निर्धनता, अनभिज्ञता तथा सामाजिक एवं अन्य आर्थिक हानियों के कारण अपने अधिकारों का स्वयं व्याख्यान नहीं कर सकते हैं और अक्सर उन्हें अपने उन अधिकारों की भी जानकारी भी नहीं होती। जनहितवाद की तकनीकी उन समूहों के अधिकारों एवं हितों को परिवर्तित करने हेतु प्रभावी उपचार का प्रावधान करती है। वादों को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए प्रक्रियात्मक तकनीकी में न्यायिक रूप से परिवर्तन किया गया है। जनहित की कार्यवाही सुने जाने के अधिकार की सीमा में कमी करने की आवश्यकता को मान्यता दी है। इससे कि सामाजिक कार्य समूहों के सार्वजनिक मस्तिष्क वाले नागरिकों को व्यक्तियों के इन वर्गों तथा उनके अधिकारों की व्याख्यान एवं प्रवर्तन हेतु बनाए गए मंचों के बीच नलिका के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने जनहितवाद के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका प्रमुख उद्देश्य कमजोर और दलित, कुचले तथा विस्तृत व्यक्तियों जिनकी न्याय तक पहुँच नहीं है अथवा जिन्हें न्याय नहीं दिया गया है को पूर्ण न्याय दिलवाना है। न्यायिक सक्रियता एवं लोक कल्याण में जनहितवाद का महत्व। उच्चतम न्यायालय को संविधान का अभिभावक एवं संरक्षक माना गया है। संविधान ने इसे देश में विधि की सर्वोच्चता सहित विधि का शासन सुनिश्चित करने की भूमिका सौंपी है। इस उद्देश्य के लिए इस न्यायिक पुनर्विलोकन की
व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य सरकार के अन्य अंगों के आंतरिक कार्यप्रणाली की जांच करने के संबंध में न्यायपालिका के संचालन से है। न्यायिक सक्रियता निसंदेह रूप से कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका की ओर से अपने कार्य के प्रति निष्क्रियता अपनाए जाने का परिणाम है। व्यवस्थापिका का यह कार्य है कि वह विधि का निर्माण करे, कार्यपालिका का यह कार्य है कि वह उन विधियों को लागू करे, किंतु ये दोनों ही अंग अपने कार्यों के संतोषजनक रूप में क्रियान्वित करने में असफल रहे हैं। इन परिस्थितियों में न्यायालय की यह शक्ति न होकर कर्तव्य है कि वह संविधान को मान्य ठहराए और सरकार के लिए अन्य अंगों को इस बात के लिए विवश करे कि वह अपने कार्यों का निर्वहन समुचित रूप से करे। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक होने के कारण मूक दर्शक नहीं बन रह सकता। ये व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के संविधान द्वारा दिए गए कार्यों को निर्वहन करने के लिए निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं। न्यायिक शक्ति के प्रयोग में यह कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका कृत्यों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कृत्यों का परीक्षण कर सकते हैं और यदि इसे संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाते हैं तो इसे शून्य घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 141 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। इस अनुच्छेद के द्वारा यह संकेत किया गया है कि उच्चतम न्यायालय की शक्ति विधि की घोषणा करने के लिए होती है, अधिनियमन करने के लिए नहीं, किंतु विधि की व्याख्या करने के अपने कार्य के अनुक्रम में यह विधि का परिवर्तन कर देता है। अनुच्छेद 227 द्वारा उच्च न्यायालयों को संपूर्ण राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में अधिकरणों पर उस संबंध में अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है जिस पर उसे अधिकारिता प्राप्त होती है। इस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय उसके पर्यवेक्षणीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 142 क्लास 1 यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। और इस प्रकार से पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगा। अनुच्छेद 142 क्लास 2 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर करने के लिए कराने के किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। जनहितवाद में विकास द्वारा न्यायिक सक्रियता को अर्थपूर्ण बनाने में भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान समय में न्यायालय किसी जनहित भावना से युक्त ऐसे व्यक्ति अथवा संगठन की प्रेरणा से ही जनहितवाद ग्रहण करते हैं जो अपेक्षा में रहने वाले किसी व्यक्ति अथवा उसे वर्ग या व्यक्तियों के समूह के मूलाधिकारों के परिवर्तन हेतु तो सद्भावपूर्ण तरीके से कार्य करता हो, जो अपनी निर्धनता अथवा क्षमता अथवा सामाजिक या आर्थिक अलाभ की स्थिति में प्रतितोष के लिए न्यायालय में पहुंचने के लिए कठिनाई महसूस करता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि लोकहितवाद न्यायिक सक्रियता का परिणाम है, न कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण की व्यवस्था। 26 घरेलू पंचायत एवं विदेशी पंचायत को समझाइए। घरेलू पंचायत एवं विदेशी पंचायत में क्या अंतर है? एक्सप्लेन डोमेस्टिक अवार्ड एंड फॉरेन अवार्ड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक अवार्ड एंड फॉरेन अवार्ड? घरेलू पंचायत यानी देसी पंचायत। घरेलू पंचायत का प्रावधान मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 क्लास 7 में है। घरेलू पंचायत या पंचायत कहा जाता है इसका मध्यस्थता कार्यवाही भारतीय सीमा में स्थित किसी जगह पर हो जिसके पक्षकार भारतीय तथा भारतीय विधि द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही में हुई हो। यदि दो विदेशी कंपनियां मध्यस्थता अधिकरण के द्वारा भारत में अपना विवाद सुलझाना चाहती हैं तो यदि भारतीय विधि का प्रयोग हो रहा है तो पंचायत घरेलू पंचायत होगा। यदि विदेशी विधि का प्रयोग हो रहा है तो पंचायत विदेशी होगा, क्योंकि पंचायत को लागू करने में विदेशी विधि का प्रयोग हो रहा है। यदि दो भारतीय न्यूयॉर्क समय के अंतर्गत
मध्यस्थम के लिए सहमत होते हैं तो ऐसे मध्यस्थम का पंचाट घरेलू पंचाट न होकर विदेशी पंचाट होगा। विदेशी पंचाट का प्रावधान मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 44 में है। विदेशी पंचाट यह वह पंचाट है जो 11 अक्टूबर 1960 को या 11 अक्टूबर 1960 के पश्चात किया गया है। यह पंचाट व्यक्तियों के विधिक संबंधों से व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न मतभेदों पर दिया गया हो, चाहे वह विधिक संबंध संविदात्मक हो या नहीं। ऐसे विवाद भारत में प्रवृत्त विधि के अनुसार वाणिज्यिक प्रकृति के होने चाहिए। घरेलू एवं विदेशी पंचाट में अंतर। विदेशी पंचाट घरेलू पंचाट से भिन्न ऐसे पंचाट होते हैं जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक विधिक तत्व विद्यमान हो, विधिक तत्व विद्यमान हो, विधिक तत्व विद्यमान हो। पक्षकारों में से कम एक विदेश का नागरिक हो या मध्यस्थम की विषय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की हो, यानी वह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार या निवेश से संबंधित हो, या पंचाट विदेश में तैयार किया गया हो, या उसके विपरीत घरेलू पंचाट हुआ है जिसमें उपयुक्त कोई भी विदेशी तत्व विद्यमान न हो। ऐसे अंतर को समझने के लिए डोस्टेनर मेस्थिन बनाम सैंडप्लास्ट इंडिया का वाद संस्थित होगा। इस वाद में जर्मनी में विदेशी पंचाट को प्रवर्तन पर रोक लगाने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में आवेदन किया गया तथा उससे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर पक्षकारों के बीच विवाद को इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को निर्देशित किया गया था तथा मध्यस्थम अधिकरण में 2 मध्यस्थ थे। इनमें से एक प्रत्येक पक्षकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इस अधिकरण ने सेंट प्लास्ट इंडिया के दावे को मंजूर किया, लेकिन डोस्टेनर के प्रति दावे को स्वीकार कर दिया गया। मध्यस्थम पंचाट की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर सेंट प्लास्ट इंडिया ने इस परिवर्तन हेतु जर्मनी के आवेदन दिया, क्योंकि डोस्टेनर जो एक जर्मन कंपनी थी उसकी भारत में कोई अस्तियां नहीं थी। प्रत्यर्थी डोस्टेनर ने उच्च पंचाट के परिवर्तन का विरोध करते हुए अंतरिम आदेश की प्रार्थना की। सेंट प्लास्ट इंडिया की ओर से एक तर्क दिया गया कि न्यूयॉर्क अभिसमय के अंतर्गत यह मामला विदेशी पंचाट का होने के कारण प्रत्यार्थी अंतरिम व्यादेश के हकदार नहीं थे, क्योंकि इसमें एक भारतीय कंपनी द्वारा जर्मनी कंपनी के विरुद्ध जर्मनी में पंचाट के परिवर्तन की मांग की गई तथा जर्मनी कंपनी की भारत में कोई आस्तियां नहीं थी। इन परिस्थितियों में जर्मनी की कंपनी को भारतीय कंपनी द्वारा जर्मनी में पंचाट के परिवर्तन के विरुद्ध अंतिम व्यादेश दिया जाना न्यायोचित नहीं था। न्यायालय ने सेंट प्लास्ट इंडियन के तर्क को स्वीकार करते हुए डोनेस्टर कंपनी को पंचाट का रोक लगाने हेतु अंतरिम व्यादेश देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक विदेशी पंचाट था। न्यूयॉर्क अभिसमय के अंतर्गत विदेशी पंचाट के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन। विदेशी पंचाटों का प्रवर्तन। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 49 उपबंधित करती है कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि विदेशी पंचाट इस अध्याय के अंतर्गत परिवर्तनीय है, वहां वह पंचाट उस न्यायालय की एक डिक्री समझा जाएगा और उसी के अनुसार उसका परिवर्तन करेगा। धारा 49 के अनुसार जिस न्यायालय में किसी विदेशी पंचाट को परिवर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है, वह न्यायालय यदि विदेशी पंचाट पर विचार करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विदेशी पंचाट परिवर्तन की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है तथा वह भारत में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऐसा विदेशी पंचाट उस न्यायालय की आज्ञप्ति माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत विदेशी पंचाट का परिवर्तन दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के अंतर्गत निष्पादित करेगा। विदेशी पंचाट के परिवर्तन की शर्तें। विदेशी पंचाट के परिवर्तन की शर्तें निम्नलिखित हैं। एक विदेशी पंचाट के परिवर्तन को उस पक्षकार के अनुरोध पर अस्वीकृत किया जा सकता है जिसके विरुद्ध इसका आह्वान किया जाता है, पर केवल तभी यदि वह पक्षकार के समक्ष सबूत प्रस्तुत करता है कि यदि धारा 44 में यह निर्देशित किए गए करार के पक्षकारगण उसके प्रति लागू होने वाली विधि के अधीन थे। करार या समर्था उस विधि के अधीन विद्यमान नहीं है जिसका पक्षकारगण उसके अधीन हो गए हों, या उस देश की विधि के अधीन उस पर किसी भी उपदर्शन के असफल होने पर जहां पंचाट बनाया गया है, या जिस पक्षकार के विरुद्ध पंचाट के आलम्ब किया जाता है उसको मध्यस्थम की नियुक्ति की या मध्यस्थम कार्यवाही की एक उचित सूचना नहीं दी गई थी, या अन्यथा अपने मामलों को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, या पंचाट अनुध्यात न किए गए एक अंतर से, या मध्यस्थों की कार्यवाही को निवेदन की शर्तों के भीतर विनिश्चयों को अंतर्विष्ट करता है, परंतु यदि मध्यस्थम द्वारा संदर्भित विषय वस्तु पर किए गए निर्णय उन निर्णयों में जिनका संदर्भ नहीं किया गया है पृथक किए जा सकते हैं, तो ऐसी परिणति में पूरा मध्यस्थम पंचाट व्यर्थ नहीं होगा।
तथा संदर्भित विषयों में संदर्भित पंचायत के निर्णयों को लागू कर दिया जाएगा और असंदर्भित को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मध्यस्थम अधिकरण या मध्यस्थम कार्यवाही की संरचना पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं हुई थी। ऐसे करार का असफल हो जाना देश के उस विधि के अनुसार नहीं हुआ जहाँ मध्यस्थम की घटना हुई। पंचायत अभी पक्षकारों या पर बाध्यकारी नहीं हुआ है या उस देश की एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पास कर दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है जिसमें जिसकी विधि के अधीन या पंचायत बनाया गया था। मध्यस्थम का परिवर्तन भी अस्वीकार किया जा सकता है यदि न्यायालय यह पाता है कि अंतर की विषय वस्तु भारत की विधि के अधीन मध्यस्थम के द्वारा परिनिर्धारित की सामर्थ्य नहीं है। यदि पंचायत का परिवर्तन भारत की लोक नीति के प्रतिकूल होगा, कोई पंचायत कपट या भ्रष्टाचार द्वारा प्रेरित है या प्रमाणित है, तब कहा जाएगा कि उसका परिवर्तन भारत की लोक नीति के विरुद्ध है। धारा 48 क्लॉज 3 उपबंध करती है कि यदि एक पक्षकार किसी विदेशी पंचायत को अपास्त या निलंबित कराने के लिए न्यायालय में आवेदन करते हैं तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह विदेशी पंचायत को परिवर्तन करने के लिए अपने निर्णय को स्थगित कर दे या पक्षकार को उचित सुरक्षा प्रदान करने का आदेश है। जिनेवा अभिसमय पंचायत के अंतर्गत दिए गए विदेशी पंचायत पद से आप क्या समझते हैं? ऐसे विदेशी पंचायत के परिवर्तन की शर्तों का वर्णन कीजिए। What do you understand by the term foreign award given in Geneva Convention award? Illustrate the condition relating to the enforcement of such foreign awards. जिनेवा अभिसमय पंचायत के अंतर्गत विदेशी पंचायत मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 53 के अनुसार विदेशी पंचायत से उन मामलों से जिन्हें भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन वाणिज्यिक माना गया हो संबंधित भिन्नता पर मध्यस्थम पंचायत अभिप्रेत हैं जो 28 जुलाई 1924 के बाद मध्यस्थम के करार के जिसको दूसरी अनुसूची में उपवर्णित संहित पत्र लागू होता है अनुसरण में व्यक्तियों के बीच उनमें से एक ऐसी शक्तियों में से किसी एक अधिकारता के अधीन है जैसा कि केंद्र सरकार या समाधान होने के बाद की व्यक्तिकारी उपबंध किए गए हैं। शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तीसरी अनुसूची में उपवर्णित अभिसमय का पक्षकार होना घोषित करे और उनमें से दूसरा पूर्वोक्त शक्तियों में से किसी अन्य अधिकारता के अधीन है और ऐसे राज्य क्षेत्रों में से एक में जैसा कि केंद्र सरकार यह समाधान होने के बाद कि व्यक्तिकारी उपबंध किए गए हैं समान अधिसूचना द्वारा ऐसा राज्य क्षेत्र होना घोषित करें जिनको उक्त अधिसमय लागू होता है। विदेशी पंचायत के आवश्यक तत्व ये निम्नलिखित हैं। ये 28 जुलाई 1924 के बाद मनाया गया है। यह वाणिज्यिक विषय वस्तु भारतीय विधि के अनुसार होना चाहिए। विवाद या मतभेद वाणिज्यिक विषय वस्तु से संबंधित हो। पक्षकार जिनेवा अभिसमय के सदस्य हों तथा केंद्रीय सरकार ने यह अधिसूचित किया हो कि जिनेवा अभिसमय जिस क्षेत्र में लागू होता है वही ये पंचायत लागू होगा। ये किसी विषय वस्तु पर मतभेद पर मध्यस्थम पंचायत है। विदेशी पंचायत कब माध्य कर होगा? धारा 55 के अनुसार किसी विदेशी पंचायत को इस अध्याय के अधीन परिवर्तनीय होगा। सभी प्रयोजनों के लिए उन व्यक्तियों पर आबद्ध कर माना जाएगा जिनके बीच उसे किया जाना है और तदनुसार भारत में किसी विधिक कार्यवाही में प्रतिरक्षा गुजराई द्वारा या अन्यथा उन व्यक्तियों में से किसी द्वारा उस पर विश्वास किया जा सकेगा। और विदेशी पंचायत को परिवर्तित करने के लिए उस अध्याय में किसी निर्देश या अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाएगा जैसे पंचायत पर विश्वास करने वाले निर्देश शामिल हो। भारत में लोक अदालत के स्वरूप तथा उनकी कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। क्या आप समझते हैं कि लोक अदालत शीघ्र तथा सस्ता न्याय दिलाने में सक्षम है? विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ वर्किंग प्रोसीड्यूर ऑफ लोक अदालत इन इंडिया। डू यू फील दैट लोक अदालत विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग क्विक एंड चीप जस्टिस? एक्सप्लेन। लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों की स्थापना शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में प्रावधान करता है। प्राधिकरण की प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि लोक अदालतों के से समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा प्रदान की जाए। न्याय सुरक्षित करने में अवसर से किसी भी नागरिक को उसके आर्थिक एवं अन्य क्षमताओं के कारण वंचित नहीं किया जाए। लोक अदालतें कम खर्च एवं त्वरित न्याय प्रदान करती हैं। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबे समय से मामले विचाराधीन हैं। ये मामले न्याय प्रशासन के लिए चिंता का विषय हैं। इन्हीं सब कारणों से लोक अदालतों का प्रचलन बढ़ा है। लोक अदालत न्याय नहीं है, लोक अदालत न्यायालय नहीं है, बल्कि इसे समरूपी न्यायिक संस्था के रूप में समझा जा सकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 से 22 तक लोक अदालत संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। लोक अदालत का गठन
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 या प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण अथवा उच्चतम न्यायालय, विधिक सेवा समिति अथवा प्रत्येक उच्चतम न्यायालय, विधिक सेवा समिति अथवा जैसा भी मामला होगा तालुका विधिक सेवा समिति ऐसे अंतराल, स्थान एवं क्षेत्र इस प्रकार की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए लोक अदालतों का गठन कर सकते हैं जहां वे उचित समझते हों। किसी क्षेत्र के लिए गठित की गई प्रत्येक लोक अदालत में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति शामिल होंगे। तथ्य वे उस क्षेत्र के होंगे जो इस प्रकार की लोक अदालत का गठन करने वाले राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण अथवा उच्चतम न्यायालय, विधिक सेवा समिति अथवा उच्चतम न्यायालय, विधिक सेवा समिति अथवा जैसा भी मामला होगा तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट होंगे। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा गठित लोक अदालतों के लिए भी उपयुक्त निर्णय अन्य व्यक्तियों के अनुभव एवं अहर्ताएं होंगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार। लोक अदालतों को केवल उन्हीं मामलों को समझौते द्वारा निपटाने का अधिकार होता है जो किसी न्यायालय में विचाराधीन है अथवा जो विवाद अभी तक न्यायालय में नहीं पहुंचे हैं, अर्थात यह विचारण पूर्व समझौते की प्रक्रिया है। लोक अदालत द्वारा ऐसे आपराधिक मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता जो किसी विधि के अधीन समनीय नहीं है। लोक अदालत की प्रक्रिया। लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 20 क्लॉज 1 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां किसी ऐसे न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले में उसके लिए लोक अदालत का गठन किया गया है, उसके पक्षकार सहमत हों अथवा उसके पक्षकारों में से एक पक्षकार ने लोक अदालत के समक्ष मामले को निस्तारण के लिए संदर्भित करने हेतु आवेदन संस्थित किया हो। यदि इस न्यायालय प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के निस्तारण के अवसर हैं अथवा न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान ग्रहण किए जाने हेतु उपयुक्त है तो न्यायालय मामले को लोक अदालत को संदर्भित कर देगा, बशर्ते इस प्रकार न्यायालय द्वारा खंड 1 अथवा 2 के उपखंड ख के अधीन किसी भी मामले को पक्षकार के सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना संदर्भित नहीं किया जा सकता। बसंपा बनाम लीगल सर्विसेज कमेटी के बाद में न्यायालय ने निर्णय दिया है कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को सुलह करने में सहायता प्रदान करना है। समझौता स्वेच्छापूर्वक और पक्षकारों के स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए। लोक अदालत का पंचायत। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 में यह प्रावधान है कि लोक अदालत के प्रत्येक अधिनिर्णय को किसी सिविल न्यायालय की डिग्री अथवा जैसा भी मामला होगा किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और धारा 20 क्लॉज 1 के अधीन संदर्भित किसी वाद में किसी लोक अदालत द्वारा समझौता अथवा निपटारा किया गया है। इस प्रकार के मामले में संदत्त की गई कोई कोर्ट फीस को न्यायालयिक फीस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित तरीके से वापस कर दिया जाएगा। लोक अदालत द्वारा निर्णित अधिनिर्णय अंतिम होगा और विवाद के समस्त पक्षकारों पर बंधनकारी होगा। इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इस अधिनियम की धारा 25 से स्पष्ट होता है कि इसके विरुद्ध अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की 96 के अंतर्गत भी नहीं किया जा सकता। लोक अदालत की शक्तियाँ। धारा 22 में लोक अदालत की शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। लोक अदालत तथा स्थायी लोक अदालत को अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण के उद्देश्य से बड़ी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी न्यायालय को किसी वाद के विचारण से प्राप्त होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। किसी साक्षी की उपस्थिति के लिए उसे आहूत करने एवं उसकी उपस्थिति परिवर्तित करने की शपथ पर उसकी परीक्षा करने, किसी दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण एवं उसकी खोज, किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, ऐसे अन्य मामलों जो निर्धारित किए जाएंगे। लोक अदालत एक न्यायिकेतर मंच है जिसका आयोजन प्राथमिक रूप से न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जब लोक अदालत विवाद का निर्णय कर लेती है तो इस पर संबंधित क्षेत्राधिकार का न्यायालय अपना मुहर लगा देता है तथा इसके पश्चात वह न्यायालय का निर्णय हो जाता है और पक्षकारों पर परिवर्तित कराया जाता है।